नमस्कार फ्रेंड्स, प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें से आज मिक्स क्वेश्चन की सीरीज है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें और रट लें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 13 नंबर अपना क्वेश्चन है कि डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। आपको बताना है कि कोई डीसी मशीन है, उसका जो दिक् परिवर्तक यानी क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक किसको बोलते हैं? कम्यूटेटर को। अब यहाँ पास जो कम्यूटेटर है क्या कार्य करता है आपको बताना है। देखिए, कम्यूटेटर मशीन के शाफ्ट में लगाया जाता है। जो कम्यूटेटर्स में सेगमेंट लगे होते हैं तो वो सेगमेंट किसके बने होते हैं? हार्ड ड्रन कॉपर के बने होते हैं। ये डीसी मशीन है। डीसी मशीन का मतलब होता है मोटर या जनरेटर, दोनों चीज होती है। ठीक है, डीसी मशीन का मतलब क्या होगा? मोटर भी होगी, जनरेटर भी होगी। जब डीसी मोटर बोला जाए तो वो अलग है, डीसी जनरेटर बोला जाए तो अलग है। फिर यहाँ पास दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर इसको भी बोला जाता है। तो ये क्या कार्य करता है? कम्यूटेटर क्या करता है? ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। आप लोग बताइए कि इसका आंसर ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, या अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, या नियंत्रण पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, या नियंत्रण अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। आपको बताना है ये किसके समान कार्य करता है। तो ये दोस्तों, ये किसके समान कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर होता है ये पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पूर्ण तरंग क्या है, अर्ध तरंग क्या है? तो अर्ध तरंग का मतलब होता है हाफ वेव। पूर्ण तरंग का मतलब होता है फुल वेव। हाफ वेव मतलब अगर हम देखिए फुल साइकिल देते हैं तो आउटपुट में जो मेरे को साइकिल मिलती है कितनी मिलती है? हाफ साइकिल मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, अब फुल वेव का मतलब होता है कि अगर हम पूर्ण साइकिल देते हैं तो हमको आउटपुट में भी क्या होता है? पूर्ण साइकिल ही मिलती है। यह क्या होता है? फुल वेव होता है। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? डीसी में इस तरह अपना आउटपुट के सिग्नल मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। हाफ वेव में केवल क्या होगा? केवल पॉजिटिव बस मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अब डीसी जनरेटर की बात की गई है, तो डीसी जो जनरेटर है इसमें प्रेरित ईएमएफ का मतलब हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। तो उस बल की जो दिशा है, क्या बल की डायरेक्शन, धारा की दिशा को ज्ञात करना है तो किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाएगी? तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। क्या कूलाम का नियम होगा, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा? आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास पूछा क्या आपने को समझना है, पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जब दिशा हो पूछा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में होता है? जनरेटर में होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस में होता है? जनरेटर में। तो ये जनरेटर का नियम लगेगा। और जनरेटर को किस हाथ से चलाते हैं? दाएं हाथ से चलाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। अगर हम विद्युत वाहक बल की दिशा ना पूछता, इसी में अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कि डीसी जनरेटर में जो उसके घूर्णन की दिशा है वह किसके द्वारा ज्ञात करेंगे आप? तो किसके द्वारा? जब घूर्णन दिशा की बात करें तो मोटर का नियम लगता है। किसका नियम लगता है? मोटर का नियम लगता है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा, क्योंकि मोटर बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। जनरेटर बस आप याद रख लीजिए, जनरेटर यानी दाएं हाथ से चलाते हैं तो जनरेटर का हो जाएगा, और उसके बाद बचा हुआ बायां हाथ किसके लिए हो जाएगा? मोटर के लिए हो जाएगा। तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी और यह आराम से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन विस्तार से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, अपना ये अगला क्वेश्चन है कि कम क्षमता वाली जो मशीन है उसका जो योक है, योक किसे कहते हैं? योक यानी होता है बॉडी।
मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन का जो बाहरी भाग है योक इसे बोला जाता है। इसमें फिर यहाँ पास आई बोल्ट लगा होता है। योक जो होता है ये बॉडी किस धातु की बनी होती है ये पूछा गया है। पूछा किस में गया है? कम क्षमता वाली मशीन यानी छोटी मशीन में पूछा गया है। कम क्षमता वाली मशीन यानी छोटी मशीन। तो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहीं पास कम क्षमता की जगह अगर अधिक क्षमता दे देता या फिर यहाँ पास आपको बोल देता कि बड़ी मशीन जो होती हैं उनका योग किसका बना होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसका क्या हो जाता है? कास्ट स्टील का। लेकिन अपने पास यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि कम क्षमता वाली जो मशीन है उसका योग किसका बना होता है, तो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ठीक फ्रेंड्स, किसका बना होता है? अपना कास्ट, ये आयरन का बना होता है। ठीक दोस्तों, कास्ट आयरन का बना होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डीसी जनरेटर का भाग नहीं है। आपको बताना है कि डीसी जनरेटर का इसमें से कौन सा भाग नहीं है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए जो डीसी जनरेटर होता है उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। डीसी जनरेटर इसे क्यों बोला जाता है? डीसी जनरेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इसमें आउटपुट डीसी के रूप में मिलता है। हम लोग यांत्रिक शक्ति देते हैं जनरेटर में, तो आउटपुट जो मिलता है हमें किसके रूप में मिलता है? डीसी के रूप में मिलता है, इसलिए इसे बोला जाता है डीसी जनरेटर। ठीक फ्रेंड्स, तो डीसी जनरेटर में किस किस चीज की आवश्यकता होती है, क्या क्या उसमें लगा होता है ये समझते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है ध्रुव कोड यानी पोल। तो दोस्तों पोल तो जरूर होंगे, पोल नहीं होंगे तो उसमें ईएमएफ नहीं पैदा होगा डीसी जनरेटर में, तो पोल आवश्यक है, तो पोल होंगे, डीसी जनरेटर का भाग है। फिर आर्मेचर कोर, आर्मेचर तो होगा ही, अगर आर्मेचर नहीं होगा तो विद्युत भाग बल कहाँ पैदा होगा? कंडक्टर ही नहीं घूमेगा किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो विद्युत भाग बल कहाँ से पैदा होगा? इसलिए अपना ये आर्मेचर भी होगा। ठीक, ध्रुव भी होगा। अब अगला भाग आता है स्लिप रिंग, ऑप्शन में दिया है, जो स्लिप रिंग नहीं होता है, क्योंकि स्लिप रिंग की जगह डीसी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? कम्यूटेटर का। अगर एसी की बात करती, एसी जनरेटर या फिर अल्टरनेटर का बात करता है तो वहां पास क्या हो जाता है? स्लिप रिंग। एसी प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं और डीसी प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीसी जनरेटर का भाग कौन सा नहीं है? स्लिप रिंग नहीं है। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है फ्रेंड्स, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डीसी मशीन में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी आर्मेचर को घुमाना है। आर्मेचर को घुमाने के लिए आप किस का उपयोग करेंगे? बॉल बियरिंग लगाएंगे। ये लगी कहाँ होती है? देखिए जैसे कि कोई अपना जनरेटर हो गया, ये जनरेटर की बॉडी हो गई। अब बॉडी में से इस साइड एंड प्लेट लगेगी, इस साइड फ्रंट प्लेट लगेगी, फ्रंट प्लेट, इसके बीच में क्या होता है? आर्मेचर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूरा शाफ्ट से शाफ्ट से क्या होता है? जुड़ा होता है। अब ये शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट को घूमने के लिए यहाँ पास एक बियरिंग लगाई जाती है। अब ये बियरिंग कौन सी बियरिंग होती है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आर्मेचर को घुमाना है, तो आर्मेचर को परिभ्रमण कराने के लिए, घुमाने के लिए यहाँ पास कौन सी बियरिंग लगाई जाती है? किसमें? डीसी मशीनों की बात किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा? बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग क्या होगा आप लोग बताएंगे? थ्रस्ट बियरिंग होगा, ये बियरिंग होगा या बुश बियरिंग होगा? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डीसी मशीनों में आर्मेचर के परिभ्रमण के लिए क्या लगाया जाता है? बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग लगाई जाती है, जिससे कि डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वह क्या कर सके? आराम से घूर्णन गति कर सके और उसमें घर्षण कम से कम हो, क्योंकि घर्षण की वजह से यहाँ पास यांत्रिक लॉस होता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बियरिंग का उपयोग करते थे। यहाँ पास कौन सी बियरिंग हो जाएगी? बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्मेचर तो आप लोग समझ गए होंगे। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग होता है, जिसमें से क्या होता है? विद्युत भाग बल पैदा होता है। फील्ड में जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी की वजह से क्या होता है? अपना एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर? बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम बात कर रहे थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं।
हम लोग हर क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं कि उसका आंसर कैसे होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीसी मशीन में जो 60 पिच कुंडली होती है का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये तो कूलिंग बढ़ाने के लिए, ताम हानि को कम करने के लिए, या ईएमएफ बढ़ाने के लिए, या स्पार्किंग को कम करने के लिए। आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसके जो डीसी मशीन में जो पिच कुंडली यानी 60 पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 60 पिच बाइंडिंग होती है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान रखें कि डीसी मशीन में 60 पिच बाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। 60 पिच बाइंडिंग का उपयोग स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? आपको बताना है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट लगे रहते हैं, देखिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। कम्यूटेटर सेगमेंट करता क्या है? जो कम्यूटेटर होता है वो कम्यूटेटर में क्या होता है, हार्ड ड्रन कापर की क्या होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं इस तरह। तो ये हार्ड ड्रन जो कापर की जो पत्तियां होती हैं ये इस तरह क्या लगी होती हैं, अपनी पत्तियां लगी होती है। ये मान के चलिए कम्यूटेटर है और ये शाफ्ट से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो जो हार्ड ड्रन ये जो पत्तियां लगी होती हैं ये पत्तियां किसकी बनी होती हैं आपको बताना है। तो यह पत्तियां किसकी बनी होती हैं, कठोर तांबे की बनी होती हैं और इनको बोला क्या जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है। और इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर बोला जाता है। कम्यूटेटर करता क्या है दोस्तों, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, दोनों काम करता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, डीसी को एसी में बदलेगा और एसी को डीसी में बदलेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो पत्तियां लगी होती हैं, पत्तियां किसकी बनी होती हैं, हार्ड ड्रन कापर की बनी होती हैं। हार्ड ड्रन कापर का मतलब होता है खिंचा हुआ कर्षित तांबा, यानी कठोर खिंचा हुआ तांबा होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पट्टियां किसकी बनी होती हैं, पट्टियों को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट बोला जाता है। किसकी बनी होती है, कठोर तांबे की बनी होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी भी मशीन में कोयल की साइज निर्धारित की जाती है। आपको बताना है कि कोई भी मशीन है उसमें जो कोयल की साइज है वह कैसे निर्धारित करेंगे। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा योग के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, कोयल की साइज कितनी बड़ी कोयल बनाना है, कितनी लंबी बनाना है, कितनी चौड़ी बनाना है, तो किसके अनुसार करेंगे हम लोग, योग के अनुसार कि योग कितना बड़ा है उसमें कैसी कोयल लगाई जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि जनरेटर के, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है अपना कि जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडली हेतु प्रयुक्त चालक बताइए। आपको यह बताना है कि जिस जनरेटर में बाइंडिंग की होती है, कोई फील्ड बाइंडिंग हो गई या आर्मेचर बाइंडिंग हो गई, यहाँ पास तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, फील्ड बाइंडिंग पूछा है, मुख्य क्षेत्र यानी फील्ड बाइंडिंग। तो जो फील्ड बाइंडिंग जो होती है वह किस पदार्थ से, किस धातु से वह बाइंडिंग बनाई जाती है, आपको यह बताना है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, जिससे कि हमको भी अनुभव होगा आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप लोग क्रम बाय क्रम आंसर बताइएगा कि कितना आप लोगों का स्कोर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की जो कुंडली होती है प्रयुक्त चालक है, यानी जो बाइंडिंग की जाती है किस धातु से की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तांबे से। कोई भी बाइंडिंग की जाएगी, या आर्मेचर बाइंडिंग होगी या फील्ड बाइंडिंग होगी, कोई भी बाइंडिंग होगी तो किस धातु से की जाएगी, तांबा से ही की जाएगी, तांबे से। ठीक फ्रेंड्स, और कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है डीसी मशीन में, तो कार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने के लिए किया जाता है। सॉरी कार्बन ब्रश बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए गलती हो गई थी थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अपना अगला क्वेश्चन होते हैं, इसको समझ लीजिएगा कि जो कार्बन होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन ब्रश बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि डीसी मशीन के योग के निर्माण हेतु उपयुक्त धातु होती है। उपयुक्त धातु कौन सी है? डीसी मशीन का योग बनाना है, उसकी बॉडी बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छी धातु, उपयुक्त धातु कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी अपनी? कास्ट आयरन, ये इसके लिए उपयुक्त धातु होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स क्या होगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से जो मुख्य फ्लक्स होगा उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा आपको तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? इसका आंसर हो जाएगा विचुम्बकन और क्रॉस चुम्बकन। क्या होता है? जो मुख्य फ्लक्स होता है उसमें से आर्मेचर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें से भी एक फ्लक्स डेवलप हो जाता है जो मुख्य फ्लक्स का क्या करता है? विरोध करता है। अब वह किस तरह से विरोध करेगा? वह क्रॉस चुम्बकन होगा और विचुम्बकन होगा। डिमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, ये प्रभाव होते हैं उसके। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटका हुआ चुम्बक क्या होता है? किस दिशा में ठहरता है? आप कोई मैग्नेट ले लीजिए, छड़ मैग्नेट, उसको मुक्त रूप से आप धागा से बांधकर लटका दीजिए। आप उसको देखिए कि वह मैग्नेट जो है किस दिशा में ठहरता है। तो किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये नॉर्थ एंड साउथ दिशा में वह मैग्नेट ठहरेगा सदैव। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तुरंत से तुरंत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमको इसी वीडियो में याद हो जाएं हम सबको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, रिवीजन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना था कि डीसी मशीन का जो दिक परिवर्तक है किस तरह कार्य करता है? तो किसकी तरह कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह यह कार्य करता है। इसके पहले की जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये इसके पहले वाली वीडियो में डाली गई हैं। जो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगी वहां से आप लोग वीडियो को जरूर देखें, जिससे इलेक्ट्रिशियन आप लोगों का बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन से हम लोग काफी प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि आने वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो चलिए इनका रिवीजन करते हैं तत्काल फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा डीसी मशीन में जो दिक परिवर्तक है यानी कम्यूटेटर है क्या कार्य करता है? तो यह पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगर मोटर की बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा ज्ञात की जाती है। जनरेटर दाएं, अब मोटर के लिए बायां। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना था तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? कम क्षमता वाली जो मशीन है इसकी योग किसकी बनाई जाती है? तो यह कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से डीसी जनरेटर का भाग नहीं है तो क्या नहीं है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग की जगह क्या आता है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर उपयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि जो डीसी मशीन में आर्मेचर परिवहन हेतु कौन सी बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में जो शार्ट पिच वाइंडिंग है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? इसका आंसर नीचे है, देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? कठोर तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो इस कम्यूटेटर सेगमेंट वाला है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कठोर तांबा उपयोग किया जाता है। और किसी भी मशीन में कॉइल के जो साइज निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? योग के द्वारा किया जाता है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर में जो क्षेत्र की कुंडली के लिए उपयुक्त जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडली हेतु उपयुक्त चालक पदार्थ कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तांबा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन के योग निर्माण हेतु उपयुक्त धातु कौन सी होती है? तो क्या होती है? कास्ट। योग हेतु क्या होती है फ्रेंड्स? कास्ट स्टील हो जाती है। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला के आंसर क्या होता है? आर्मेचर के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? विचुम्बकन और क्रॉस चुम्बकन होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन अपना है कि जो
मुक्त रूप से लटकाया हुआ जो चुम्बक है वह किस दिशा में ठहरेगा? तो मुक्त रूप से जो लटकाया गया चुम्बक होता है वह सदैव ही उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम लोग इन क्वेश्चन को बारीकी से समझ लिए हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे इसका आंसर होता है, उनके बारे में विस्तार से समझ लिया और उनका एक बार रिवीजन भी कर लिए हैं, जिससे क्वेश्चन आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। अगर आप लोग एक दो बार इन वीडियो को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सदैव रट जाएंगे। और आप लोगों को अधिक वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें और प्लेलिस्ट से इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिससे आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और उसमें से काफ़ी सारी वीडियो डली हैं तो उनको आप लोग देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका भविष्य उज्जवलमय हो। थैंक यू दोस्तों।